हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो? तो क्रैश कोर्स में मजा आ रहा है? चलो बढ़िया। जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं आपको बता दूं, जेईई मेन में केमिकल इक्विलिब्रियम से हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब आना तय है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है। अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो जरा बात जरा समझिएगा, करा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे पता चलता है, क्या इसका फॉर्मूला है? तो एक बेटा क्या होता है, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। अगर ln में लिख दीजिएगा तो 2.303 गायब हो जाएगा। तो देखिए log Q, Q क्या है? यहां जो Q है ये बेटा QC हो सकता है, Q QP हो सकता है, Q QPC हो सकता है। QC कब होगा? जब एक्वस सॉल्यूशन होगा। QC होता है फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अगर QP लिखना है तो फॉर गैसियस सॉल्यूशन, ओके। एंड QPC होता है एक्वस गैसियस सॉल्यूशन। चेक करो, ये होता है। अच्छा, डेल्टा जी क्या होता है? ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो है ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू होता है 0, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाता है -RT ln के इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहां पे हमने क्या किया बेटा, 2.303 हटा के ln कर दिया, क्योंकि सारा ग्राफ ln में है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब देखो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। डेल्टा जी नॉट की जगह अगर आप ये रख दें और -RT से डिवाइड कर दें तो क्या आपका ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेना बेटा, माइनस डेल्टा H नॉट बाई RT प्लस डेल्टा S नॉट बाई R। ये देखो, अगर आप ये देखोगे कि ये फॉर्मूला आया तो क्या ये ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का एक लीनियर ग्राफ आएगा और स्लोप होगा माइनस डेल्टा H नॉट बाई R। क्या भाई क्लियर है? यानी ये जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन का, स्लोप आएगा माइनस डेल H नॉट बाई R। अगर माइनस डेल H नॉट बाई R इसका स्लोप है और रिएक्शन बोला है एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H नॉट क्या है? निगेटिव, तो स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। भाई डेल्टा H नॉट निगेटिव, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H नॉट निगेटिव, तो डेल्टा H नॉट निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्लोप आना चाहिए पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। खुद ही चेक कर लो कौन से ऐसा ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। चेक करो बेटा, क्या ये आ गया? चेक करो, तो आंसर क्लियर हो गया। आंसर विल बी ए। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, तो ये समझ में आ गया कि भाई कैसे कैसे जो है ln के इक्विलिब्रियम ध्यान रखिए, केपी केसी केपीसी कुछ भी हो सकता है। अब देखो बात जरा समझो, ये ग्राफ ऐसा है, तो क्या अगर इस ग्राफ में ऐसा आपको दिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे इंटरसेप्ट क्या है इसका, आपको क्लियर हो जाए कि भाई इंटरसेप्ट इसका जो है, आपको इसका इंटरसेप्ट क्या लग रहा है? पॉजिटिव। तो क्या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है? ऐसे ये देखो, यानी इसका इंटरसेप्ट आप देखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और स्लोप पॉजिटिव है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो ऐसे बात समझो कि मान लो सपोज रिएक्शन आती है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो क्वेश्चन तो समझ में आता है सबको। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें डबल यूज होगा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स से भी थोड़ा सा यूज है और केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज है। क्या होगा इसमें समझिए, इसमें बोलता है कि ln
ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, यानी जो आपकी एंथैल्पी चेंज है, वो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखो, अगर डेल एच नॉट की बात की जाए, एंथैल्पी चेंज, तो ये कैसे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो ध्यान से सुनिएगा। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, मतलब जो ब्रेक होती है, क्योंकि जब ब्रेक होगा तो उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी रिएक्शन का डेल एच फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि डिकम्पोजिशन है नहीं, तो आप बैकवर्ड से देख लो। जैसे ये रिएक्शन बैकवर्ड से डिकम्पोजिशन है, यानी बैकवर्ड से एंडो है, तो क्या फॉरवर्ड से एक्सोथर्मिक हो जाएगी? ये देखिए, चेक करो। बस इसमें दो एक्सेप्शनल केस हैं। क्या? जैसे आप देखो, जैसे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। मान लो ये रिएक्शन की बात कीजिए, सबने रिएक्शन पढ़ी होगी, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। लेकिन आपको समझना है, क्या ये रिएक्शन होती है? क्या ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है? नहीं। ये रिएक्शन अगर होनी है बेटा, तो इसका टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन के आसपास होता है, लगभग है, ठीक है। यानी इतना सारा टेम्परेचर होगा तब जाके रिएक्शन होगी। यानी अगर ये देखो तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो यहां N2 प्लस O2 लिखोगे और डेल एच का वैल्यू यहां निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि ये देखो डिकम्पोजिशन है और एक्सोथर्मिक है। चेक करो, एक्सेप्शनल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ऐसे समझो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉड डिपेंडेंट रिएक्शन। याद करो, जब पानी बरसता है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तब जाके ये रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। एक तो आया। दूसरा, ओजोन का डिकम्पोजिशन। देखो, है तो डिकम्पोजिशन, लेकिन इसका भी डेल एच निगेटिव होता है। ये आप दोनों ध्यान रखना, क्योंकि इसमें फंस जाता है मामला। तो ये दोनों डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होता है और बाकी सारे डिकम्पोजिशन, एक आध एक्सेप्शन के साथ और हो सकता है, बट जनरली यही पाए जाते हैं, बाकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। अच्छा, याद करो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि ln के इक्विलिब्रियम आता है माइनस डेल एच नॉट बाई RT प्लस डेल एस नॉट बाई R। तो क्या ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट हो गया? बोलो, अगर ये इंटरसेप्ट हो गया, R तो कांस्टेंट है, यानी इंटरसेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल एस नॉट पे। डेल एस नॉट क्या है? एंट्रोपी चेंज। अच्छा, एंट्रोपी चेंज किसी रिएक्शन की कैसे निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ रहे हो, तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। यानी यहां 4 मोल है, यहां 2 मोल है, यानी एंट्रोपी यहां घटेगी। यानी रिएक्शन का जो डेल एस नॉट है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर निगेटिव हो गया तो इंटरसेप्ट क्या होगा? निगेटिव। डेल एच नॉट क्या है? निगेटिव। तो स्लोप क्या बताए थे? क्या इसका स्लोप था माइनस डेल एच नॉट बाई R। तो अगर डेल एच नॉट निगेटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और डेल एच नॉट निगेटिव है तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, डेल एच नॉट क्या है? निगेटिव। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया? निगेटिव। तो यानी क्या इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसे आएगा। देखो, क्या भाई समझ में आ रहा है? तो इंटरसेप्ट कैसे निकालना है? एंट्रोपी चेंज से। और स्लोप कैसे निकालना है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। क्या बेटा समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन करा, कंसीडर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखिए, करा इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2। देखिए, एक बात बता दूं आपको, जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसमें कई सारे फेज होते हैं। अगर इसमें ये देखो कि जो इसका Kc होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस के बराबर होगा। सॉलिड का कंसंट्रेशन इन दिस केस, अगर हम कहें कि सपोज, ध्यान सुनिएगा, इन दिस केस
क्या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होगा? CaO सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या 1 होगा? तो ध्यान रखना ये भी गलत है, ये भी गलत है। ध्यान से, कभी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो होता क्या एग्जैक्टली में, देखो अगर ऊपर की बात करें तो के इक्विलिब्रियम आप लिखोगे CaO सॉलिड का कंसंट्रेशन, CO2 गैस का कंसंट्रेशन बाई CaCO3 सॉलिड का कंसंट्रेशन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो इन दोनों का कंसंट्रेशन 1-1 ही पढ़ा था, तभी तो आपने दोनों का 1-1 रखा, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू CO2 गैस के कंसंट्रेशन के बराबर आया। आपने जो पढ़ा है वो सही है, बट 1 अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जब हम इसमें सॉल्व करते हैं तो अपने सुविधा के लिए इसको 1 रख लेते हैं, लेकिन कभी भी अगर ऑप्शन में दिया हो, मान लो ये ऑप्शन दिए हो कि CaO का कंसंट्रेशन क्या 1 होगा, CaCO3 का कंसंट्रेशन क्या 1 होगा, कतई नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान देना कैसे, अगर हमने कहा कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट का रेशियो तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसको क्या करते हैं, इसको मिला के हम एक नया कांस्टेंट कर देते हैं और इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी कांस्टेंट था, तो सब मिला के एक नया कांस्टेंट हो जाता है और उसको Kc लिख देते हैं और ये लिख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, 1 एज्यूम किया जाता है, 1 होता नहीं है। तो समझो, यानी Kc का वैल्यू अगर CO2 है तो क्या Qc लिखोगे तो भी यही आएगा, यानी सॉलिड का कोई रोल नहीं होता। तो सॉलिड के मिलाने से क्या रहेगा, बोलो, कभी भी एक बार अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो सॉलिड को मिलाओ या सॉलिड को लेके घर भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद सॉलिड मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, नया क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द मेल्टिंग ऑफ आइस विच वन ऑफ द कंडीशंस विल बी मोर फेवरेबल। क्लियर कर रहा है, इन द मेल्टिंग ऑफ आइस विच वन ऑफ द कंडीशंस विल बी मोर फेवरेबल। तो ध्यान समझिएगा, कर रहा है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो देखो पहले मेल्टिंग ऑफ आइस की बात समझते हैं बेटा। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा, ये चेंज होगा वाटर लिक्विड में, ये है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्लियर, ओके। ये थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला होता है जो वहां पढ़ने के बाद डिराइव होता है, dP/dt del H by T del V। ये देखो dP/dt इक्वल टू del H by T del V। अब जरा बात समझिएगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हीट देनी पड़ेगी, तो del H का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वाटर सॉलिड का जो V है, वाटर सॉलिड, और वाटर लिक्विड का जो V है, आप बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जनरली लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन इन केस ऑफ वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। ध्यान रखना बेटा। सो यहां डेल्टा V का वैल्यू आप लिखोगे V वाटर लिक्विड माइनस B वाटर सॉलिड, तो ये निगेटिव हो जाएगा। चेक करो, यानी क्या हम कहेंगे कि यहां से dP/dt del H पॉजिटिव del V निगेटिव, ये निगेटिव आया। देखो पूरी स्टोरी समझते हैं। यानी हुआ क्या होगा कि जब आपने इसमें dP/dt निगेटिव को मतलब समझते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। क्लियर, तो अगर अपन ने प्रेशर बढ़ाया तो अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब अपने आप टेम्परेचर कम हो गया तो हम कहेंगे कि इस केस में सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट घट गया। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर हम इसमें वाटर सॉलिड की बात करें तो प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है। सामने दिख रहा है dP/dt निगेटिव, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर जो घटा है ना बेटा, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है और वो घट चुका है। एक तो ये केस हुआ। दूसरा ये हुआ कि भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन ये था कि रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, हाई प्रेशर कर रहे हो, क्या करना है, मोर कंडीशन विल बी मोर फेवरेबल, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की कंडीशन लिखनी है। यानी अपने को ध्यान से क्या बनाना है, वाटर लिक्विड बनाना है। देखिए अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से। कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए A सॉलिड से A लिक्विड बन रहा है, ध्यान सुनिएगा बेटा।
तो आप क्या करो, आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। ध्यान से, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कभी टेम्परेचर का इफेक्ट लिखना है तो जो आपको रिएक्शन दी है उसमें देखो कि एक्सो है कि एंडो है, यानी सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, यानी ये एंडो है। एंडो का मतलब हीट देनी पड़ेगी या रिलीज होगी। बोलो, हीट देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? तो क्या होगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर हीट देनी पड़ेगी तो आप ध्यान सुनो, कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट लिखना है आपको क्या करना है, आपको ये समझ में आना कि हीट देनी है या रिलीज होनी है। अगर देनी है तो यहां हीट लिख दीजिए, ओके। अगर रिलीज होगी तो प्रोडक्ट में हीट लिख दीजिए। इतना कर लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, इफेक्ट एक एक करके ली चैटलियर्स के सारे इफेक्ट आपको बता दूंगा। तो हीट दे दिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको बोला कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाना है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां होगी जहां उसका इफेक्ट नलीफाइड हो, यानी उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो दिमाग में रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन वहां होगी जहां टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन कहां होगी, जहां टेम्परेचर कम हो। और टेम्परेचर कम कहां होगा, जहां हीट लिखी है वहां तो ऑलरेडी टेम्परेचर है बेटा, क्योंकि हीट का मतलब ही टेम्परेचर है। तो जिस साइड हीट है मान के चलना कि उस साइड का टेम्परेचर ज्यादा है, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो टेम्परेचर वहां होगा, रिएक्शन वहां जाएगी जहां टेम्परेचर कम हो। तो यानी कि रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यही टेम्परेचर घटा रहे होते, अगर टेम्परेचर घटा रहे होते तो रिएक्शन वहां जाती जहां टेम्परेचर ज्यादा होता, और टेम्परेचर ज्यादा कहां होगा, जहां हीट लिखी है। तो रिएक्शन कहां जाती, बैकवर्ड। मतलब शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत आंसर आ जाता है। क्या भाई बात समझ में आ रही? ओके, तो ये हो गया। यानी अगर अपने को फॉरवर्ड जाना है, डेल एच पॉजिटिव है, यानी यहां हीट है, चेक करो, हीट देनी पड़ रही है भाई, एंडो, समझ में आ रहा है, एंडो है। तो फॉरवर्ड जाना है तो बताओ हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे, तभी तो फॉरवर्ड जाएगी। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर कहां है, दो ऑप्शन है, ए और डी। अब प्रेशर का इफेक्ट समझते हैं। देखिए ये, क्योंकि यहां कोई गैस नहीं है इसलिए आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल उस तरह अप्लाई नहीं कर सकते इसमें डायरेक्ट। तो करते क्या है, अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है या फेज इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर, ध्यान से, अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां डेंसिटी ज्यादा हो। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, जहां डेंसिटी ज्यादा हो। यानी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर द डेंसिटी इज मोर डेंस की तरफ जाती है। अभी वो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी कैसे निकालोगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम उसका डेंसिटी ज्यादा। तो किसका वॉल्यूम कम, वाटर लिक्विड का वॉल्यूम कम, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन कंडीशन क्या हुई, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। चेक करो, हाई प्रेशर में डेंसिटी ज्यादा की तरफ, और हाई टेम्परेचर में आपको बता ही दिया। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्या भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये देख लीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा व्हेन H2 इज एडेड टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, रिएक्शन आपको दी है बेटा 2HI गिव्स H2 प्लस I2। ये गैस है, ये गैस है, ये देखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kp, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं, ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली कई बार ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी कंडीशन पे, वॉल्यूम पे,
प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे इनसे इंडिपेंडेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब और एक बात, जैसे क्या होता है, दो चीजें होती हैं बेटा, एक रेट कांस्टेंट होता है, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर और कैटालिस्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटालिस्ट पे। लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें कैटालिस्ट का रोल ये होता है कि जो आरएफ आरबीए दोनों को बढ़ाता है, तो जो इक्विलिब्रियम का टाइम है वो घट जाता है बस, बाकी केसी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा आपने H2 ऐड किया, व्हेन H2 इज एडेड इक्विलिब्रियम मिक्सचर, H2 ऐड किया, जैसे H2 ऐड करोगे रिएक्शन कहां गई? बैकवर्ड। भाई क्यों? क्योंकि जब आप H2 ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। अब होता क्या है, जब आप कुछ चेंज करते हो, जैसे आपने H2 ऐड किया तो H2 ऐड किया तो H2 कहेगा मेरा पुराना वाला लाओ। भाई आपने H2 ऐड किया ना, तो H2 क्या कहेगा कि मेरा भैया पुराना वाला लाओ, तो पुराना वाला लाओ मतलब मेरे को घटाओ, तो घटाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? देख लो, तो कह रहा है कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ Kp डिक्रीजेस, गलत, वैल्यू ऑफ Kp इंक्रीजेस, गलत, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI डिक्रीजेस, चेक करो, क्योंकि रिएक्शन जब बेटा बैकवर्ड गई तो HI जो हुआ वो थोड़ा बढ़ गया, यानी HI से जो डिकम्पोज हो रहा था वो तो कम हो गया ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI जो हुआ वो घट गया। तो ये आंसर आ गया, चेक करो, चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, करा टू, अगला क्वेश्चन देखिए, टू सॉलिड A and D dissociates into gaseous products as follows. A सॉलिड B गैस प्लस C गैस में गया, Kp1 दिया है, D सॉलिड दिया है। ये आपको बता दूं मैं, ये क्वेश्चन जो है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक चीज होती है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टैब्लिश होते हैं, दो इक्विलिब्रियम, समझिएगा, इसकी थ्योरी बताई जाएगी। करा देन द फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, टोटल प्रेशर निकालना। तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, देखो अगर अपन ये बात करें कि यार जैसे ए सॉलिड है, ए सॉलिड जो है बी गैस प्लस सी गैस में टूट रहा था। अब देखो जैसे ए सॉलिड है तो जो भी ये बी गैस सी गैस मिला होगा बेटा, ये तो बराबर बराबर मिला होगा ना, तो यहां से P1 मिला, अगर प्रेशर P1 मिला तो देखो, तो जो Kp1 होगा वो आप लिख सकते हो P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर, बोलो, तो यहां से ये आएगा 300, यानी यहां से P1 का वैल्यू आएगा 10√3 के बराबर। क्लियर? इसी तरह सिमिलरली जो डी सॉलिड है वो टूट रहा है आप ई गैस प्लस सी गैस में, चेक करना, और इसका Kp2, अगर इसका प्रेशर P2 लिख दें तो Kp2 का वैल्यू लिखिएगा P2 स्क्वायर, तो यहां से जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 10√6 P2 का वैल्यू। बोलो भाई, P2 का वैल्यू आ गया। अब ध्यान सुनो, ये तब था जब आपने ए सॉलिड और डी सॉलिड को अलग अलग कंटेनर में रखा। अब क्या क्वेश्चन है कि जब दोनों सॉलिड को एक ही कंटेनर में रख दिए, क्लियर करो बेटा, ठीक है, तो सॉलिड मिक्सचर की बात हो रही है, सॉलिड मिक्सचर मतलब दोनों को एक साथ रख दिए, तो जब एक साथ रखिएगा तो देखिए क्या हुआ कि जो ए सॉलिड है ये टूटा आपका बी गैस प्लस सी गैस में, और जो डी सॉलिड है ये आपका टूटा बेटा ई गैस प्लस सी गैस। समझो खास बात क्या है, खास बात इसमें यह है कि देखो इसका जो प्रेशर आया P1 10√3 वो सी का प्रेशर है, यहां से प्रेशर आया P2 10√6 वो सी का प्रेशर। जब आप दोनों सॉलिड को मिला दिए तो क्या कंटेनर में सी का प्रेशर बढ़ गया? सोचो, अगर कंटेनर में सी का प्रेशर बढ़ गया तो क्या ये दोनों रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो जब दोनों का सी का प्रेशर बढ़ा तो ये रिएक्शन कहां गई? बैकवर्ड गई, तो ऑब्वियसली सी घटेगा और बी भी घटेगा, यानी अब नए इक्विलिब्रियम में भी जो बी का प्रेशर हमने निकाला था 10√3 उससे थोड़ा कम होगा। क्या होगा नहीं पता। मान लीजिए कि जो नेट ए सॉलिड से प्रेशर आ रहा है मिक्सचर में वो x है,
तो क्या इसको x मिलेगा, इसको x मिलेगा, इसको मान लीजिए डी सॉलिड से y y आ रहा है, बोलो ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो टोटल प्रेशर जो आया, देखिएगा टोटल प्रेशर जो आया वो आया पार्शियल प्रेशर B, पार्शियल प्रेशर C, पार्शियल प्रेशर E। तो यहां से आप देखोगे x प्लस y यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई, ये है आपका टोटल प्रेशर। चेक करो। अच्छा इक्विलिब्रियम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्विलिब्रियम तो वही रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता। तो ऊपर वाले का रिएक्शन जो Kp1 आप देखोगे, Kp1 चेक करो, Kp1 का वैल्यू देखो। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक बात और, यहां पे C का प्रेशर क्या है x, यहां C प्रेशर है y, लेकिन कंटेनर तो एक ही है। तो कंटेनर में जो प्रेशर हो जाएगा वो ये हो जाएगा C का, ध्यान रखना। तो यहां से Kp1 का वैल्यू आप लिखिएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, Kp2 का प्रेशर लिखिएगा ये आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ये देखो। और आपको निकालना है टोटल प्रेशर, तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, चेक कर लो। जब आप दोनों को ऐड कर लोगे तो Kp1 प्लस Kp2 का वैल्यू x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, देख लो बेटा, क्लियर। तो Kp1 प्लस Kp2 क्या हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा अब यहां से आप देखोगे कि Kp1 तो आपको दिया था 300 और ये दिया था 600 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहां से हो गया बेटा 900 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई का वैल्यू आया आपका कितना आ गया, चेक करो 30। तो टोटल प्रेशर जो आया वो आया 2 टाइम्स x प्लस वाई यानी 2 टाइम्स 30 यानी 60 80। चेक करो बेटा, क्लियर। तो यहां से आप देखिए तो आंसर क्या हो गया, ये देखो। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या खास बात है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में खास बात है कि जो कॉमन बन रहा हो उसका हर रिएक्शन में प्रेशर या कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई सी का ऊपर से एक्स आ रहा था, नीचे से वाई आ रहा था, क्योंकि कंटेनर एक है तो टोटल सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। क्या बात समझ में आ रही है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा सल्फाइड आयन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सॉलिड सल्फर टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड आयन हैविंग फॉर्मूला S2-2, ये दिया है। कह रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S2-2 इज 12। तो किससे बनाना है आपको, ये सल्फाइड आयन और सॉलिड सल्फर से। तो देखिए जैसा क्वेश्चन दिया कि सॉलिड प्लस सल्फाइड आयन से मिला आपको S2-2 और इसका K1 का वैल्यू आपको दिया है 12, ये देखो चेक करो। दूसरा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, फॉर्मेशन किसका दिया है, देखो ये S3 का, तो S3 तो ये कैसे बनाओगे आप देखना, ये बनाओगे 2 सॉलिड सल्फर प्लस S-2, K2 का वैल्यू आएगा 132, सब गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S3-2 फ्रॉम दिस एंड दिस। यानी आपको क्या करना है, S3-2 बनाना है, किससे बनाना है, देखो S2-2 प्लस सल्फर सॉलिड से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो रिएक्शन से इसको बनाना है। चेक करो, तो इन दो रिएक्शन से आप इसको कैसे बनाओगे ये चेक करो। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दें, देखो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करिए। जब फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2-2 से सॉलिड सल्फर प्लस S-2 और इसका K जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12। चेक करो बेटा। और अब ध्यान, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अच्छा
अब आपको क्या करना है, ये सॉलिड सल्फर है बेटा, ध्यान रखना, 5 मत समझ लेना है ना। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहां दोनों क्या कर देना है, ऐड। दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो इक्विलिब्रियम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये रिएक्शन आ जाएगी, चेक करो, चेक करो, और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा K3, मान लीजिए इसका K3, ये आ जाएगा 132/12। चेक करो, 132/12, क्लियर है? तो ये आ जाएगा 11। चेक करो, चेक करो बेटा, क्लियर? तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि जब हम दो रिएक्शन को, ध्यान से, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए कह रहा है N2O4 गिव्स 2NO2। क्वेश्चन बढ़िया है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। N2O4 से 2NO2, Kc का वैल्यू 4 दिया है। दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टडीड ग्राफिकली एज शोन इन द फिगर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 1 to 2। ठीक है, अब एक बात समझिए, देखिए रिएक्शन आपको है N2O4 से 2NO2, ये रिएक्शन है बेटा, N2O4 से 2NO2 रिएक्शन है। अच्छा, हम मान लेते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मान लेते हैं कि एट T = 0, एट T = 0 NO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0। जब कुछ नहीं दिया होता तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं, क्या हो गया, 0। यानी ये ग्राफ जो है ये किसका है, ये है NO2 का, और ये ग्राफ किसका है, N2O4 का। चेक करो, क्योंकि N2O4 लगातार घट रहा है। ठीक है, बात क्लियर? अब एक बात समझो, यानी इक्विलिब्रियम पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए पहला पार्ट बोल रहा है, देखो ये है एक प्रकार से मोर देन 1, लेकिन ऑप्शन इस तरह के लगाए क्यों, सिंगल हो गया, तो इसलिए ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। पहला पार्ट कर रहा है रिएक्शन क्वेश्चन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन होता है QC। QC का वैल्यू आप लिखिएगा बेटा NO2 का स्क्वायर बाई N2O4। देखो जैसे हम Kc लिखते हैं ना वैसे ही QC लिखते हैं, बस फर्क क्या होता है, QC आप किसी भी टाइम पे लिख सकते हो, Kc का कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम में लिखते हो, तो ये QC लिख दिए। अब एट पॉइंट A की बात करोगे तो यहां A पे आप देखोगे कि A पे जो आपका N2O4 है, NO2 तो 0 है, तो QC का वैल्यू तो लगभग 0 ही आएगा, तो मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो मिनिमम आया। चेक करो, तो पहला मैक्सिमम हो गया, ये गलत हो गया, यानी पहला पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड पार्ट, रिएक्शन प्रोसीड्स लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट व्हेन N2O4 NO2 0.1। अब इसको कैसे समझे, तो इसको समझेंगे कि भाई इसमें अगर QC निकालें, NO2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1, तो ये हो गया बेटा 0.1 का स्क्वायर बाई 0.1। चेक करो, क्लियर? तो यहां से आएगा 0.1। अच्छा, QC का वैल्यू क्या लेस देन Kc है, चेक करो, Kc का वैल्यू तो दिया था ना आपको 4, यानी अगर QC का वैल्यू लेस देन Kc है तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। ये देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, QC और Kc रिएक्शन क्वेश्चन पता हो और Kc पता हो तो रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो। कैसे, ये है, देखो ऐसे देख, ध्यान रखो, ये और ये देखो 2, यहाँ 1, तो जिसकी तरफ 2 है उसकी तरफ रिएक्शन खिसक जाती है। या दूसरा तरीका है कि भाई QC कम है तो क्या करना चाहेगा, अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि QC हमेशा चाहता है वो Kc हो जाए, तो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यानी क्या बोला सेकंड पार्ट, रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट पॉइंट, ये तो सही हो गया। चेक करो, थर्ड पॉइंट, Kc = Q व्हेन पॉइंट D और F इज रीच्ड। तो देखो D और F क्या यहीं इक्विलिब्रियम आया है, क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये T इक्विलिब्रियम है, यानी इसके बाद इक्विलिब्रियम है, तो कह रहा और एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, QC का वैल्यू Kc के बराबर होता है। तो क्या थर्ड पार्ट भी सही हो गया, चेक करो, यानी सेकेंड एंड थर्ड आंसर आया, तो आंसर विल बी सेकेंड। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ गई, देख लो, क्लियर? चलिए, तो होता क्या है, बात समझ में आ गई कि डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं।
अगर हम आपको बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो लाइक N2O4 से रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन ले लेते हैं 2NO2, तो इफ QC लेस देन KC देन रिएक्शन होगी फॉरवर्ड, एंड QC ग्रेटर देन KC तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। और अगर QC का वैल्यू इक्वल टू KC होगा तो सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम में। ये देख लो, तो ये और QC निकालते कैसे हैं, जैसे KC निकालते हैं वैसे ही QC निकालते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, करा फॉलोइंग टू इक्विलिब्रियम simultaneously established in a container. PCl5 gives PCl3 plus Cl2, CO plus Cl2 gives COCl2। दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। अब क्वेश्चन क्या है, इफ सम निकल सॉलिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंटेनर, यानी निकल सॉलिड आपने मिला दिया। अब निकल सॉलिड के मिलाने से क्या होगा, देखो दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में थे, जैसे ही आप निकल सॉलिड मिलाओगे, समझना बेटा, निकल सॉलिड क्या करेगा, ये CO से कंबाइंड करेगा और बनाने लगेगा NiCO4, और ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बनने का, वो बहुत ज्यादा होता है, यानी ये K इक्विलिब्रियम जो है ज्यादा है, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू लार्ज वैल्यू। क्लियर, ये देखो, ओके। सो यहां से समझ में आया कि भाई ये हो गया। अब देखो, जैसे ही आपने निकल सॉलिड मिलाया, क्या CO घटने लगा, भाई निकल सॉलिड CO से कंबाइन करेगा ना, तो समझो ध्यान से, क्या ये यहां का CO घटने लगा। अच्छा, ये घटने लगा तो क्या ये रिएक्शन कहां आ गई, बैकवर्ड। भाई जैसे ही आप CO सिस्टम से हटाओगे, उसको फुलफिल करने के लिए रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आई, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये रिएक्शन बैकवर्ड आई, क्या Cl2 बढ़ गया, चेक करो, Cl2 क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, जैसे Cl2 बढ़ा, कंटेनर तो बेटा एक ही है, तो क्या ये भी Cl2 बढ़ गया, और ये Cl2 बढ़ने से रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड। चेक करो, यानी दोनों ही रिएक्शन कहां हो गई, बैकवर्ड हो गई। तो कह रहा है पहला पार्ट, PCl3 कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, भाई ये बैकवर्ड जा रही तो PCl3 तो घटेगा, PCl3 कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, ये सही है, PCl3 कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, ये सही है। Cl2 कंसंट्रेशन रिमेन सेम, गलत है, अभी बताएंगे क्यों। CO कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम, ये भी गलत है। चेक करो, इसका आंसर समझ में आ गया, भाई आंसर क्या हुआ, बी आंसर हुआ। लेकिन एक बात समझो, अगर क्वेश्चन आता कि यार Cl2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, Cl2 का जो नया इक्विलिब्रियम आया उसमें Cl2 का कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में लिखा हो। कुछ लोगों को लगेगा Cl2 जितना यहां Cl2 बढ़ा होगा उतना ही Cl2 यहां घट जाएगा, नहीं। एग्जैक्टली में क्या होता है कि जितना Cl2 पहले क्या हुआ, Cl2 बढ़ा, तो बेटा जितना बढ़ जाता है फिर घटता है, लेकिन उतना घट नहीं पाता जितना कि पहले बढ़ा था। इसलिए नेट जो Cl2 का कंसंट्रेशन होगा वो आपको बढ़ा हुआ ही नजर आएगा, ध्यान रखना। नेट Cl2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपको बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। क्लियर, जैसे आप बात समझिए, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, लाइक N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। सपोज इक्विलिब्रियम पे N1 N2 N3 ऐसे मोल था, ठीक है। अब ये कह रहा है if at equilibrium some amount of N2 is added, सोचो, if at equilibrium some amount of N2 is added, चेक करो, then the concentration of N2 at new equilibrium, देखो ऑप्शन बनानी है, ध्यान सुनो। आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम में तो ये N1 था, कुछ और मिला दिया, जैसे ही बेटा आपने मिलाया ये रिएक्शन कहां जाने लगी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगी तो, लेकिन ध्यान सुनो, अगर आपने इसमें A मोल मिलाया था तो ये घटने लगेगा,
चेक करो, अगर घटने लगेगा तो देखो जो Kc है, ध्यान सुनिएगा बेटा, Kc क्या है, ये है अमोनिया का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई N2H2 कंसंट्रेशन क्यूब। देखो तो क्लियर करो, आपने केवल यहां N2 मिलाया था तो रिएक्शन गई फॉरवर्ड, अमोनिया बढ़ा H2 घटा। चेक करो, अमोनिया बढ़ा H2 घटा तो ये वाला जो रेशियो है ये तो बढ़ गया। चेक करो भाई, अमोनिया बढ़ा है H2 घटा है, ये तो बढ़ गया, जबकि Kc तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी के मिलाने से किसी के निकालने से Kc चेंज नहीं होता, तो Kc तो चेंज ही नहीं हो रहा। यानी क्या अब हमारे को क्या करना पड़े N2 के साथ कि Kc वही आ जाए। सोचो, तो ओवरऑल तो बढ़ चुका है ना ये, तो इसको अगर हम नीचे बढ़ा देंगे तभी तो घटेगा, तो N2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। ये देखो, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आपने मिलाया, पहले मिलाया तो पहले कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब बढ़ा, पहले बढ़ गया, अब घटना स्टार्ट हो गया, तो उतना नहीं घटेगा जितना बढ़ गया था। इसको बोलते हैं पार्शियल कंपनसेशन। यानी पार्शियल कंपनसेशन मतलब कि भाई देखो, जो बढ़ाया था अब ये घटने लगा, तो घटने का मतलब कंपनसेट हो रहा है, लेकिन पार्शियल कंपनसेशन होता है मतलब जितना बढ़ा था उतना नहीं घटेगा। चेक करना बेटा, मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखो, करा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फॉर द इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको समझना है इसको। करा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। आपने क्या देखो, जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम ये याद रखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट में वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो T इक्वल टू कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप घटा रहे हो तो P अपने आप बढ़ गया होगा। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां से आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने वॉल्यूम घटाया, ध्यान सुनिएगा बेटा, क्या होता है सडनली, पहले सडनली क्या हुआ, वॉल्यूम घटा। जब सडनली वॉल्यूम घटा तो सबका कंसंट्रेशन बढ़ गया। चेक करो, वॉल्यूम घटा ना तो सबका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, सॉलिड से मतलब नहीं है, क्लियर। जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, डायरेक्शन आप प्रेशर से भी निकाल सकते हो। कैसे, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो। याद आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाने से उस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस कम होगा। तो यहां सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहां 1 है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम घटाने का मतलब प्रेशर घटा रहे हो, तो ये रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। चेक करो, क्या बात समझ में आ रही। अच्छा सोचो, अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई, अगर रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड, तो ऐसा लगेगा कि CO का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड गई तो CO का घटेगा, O2 का बढ़ेगा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल की जान है इस क्वेश्चन में। क्योंकि मैं आपको बता दूं होता क्या है एग्जैक्टली में, हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट घटेगा। क्लियर, क्लियर। ऐसे नहीं करना, करना क्या है एग्जैक्टली में क्या होता है, ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं, एक होता है मोल्स और एक होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल्स और कंसंट्रेशन, मोल्स जो होता है वेट, मोल्स, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड, ध्यान से सुनिएगा बेटा,
moles of the reactant and product will be decided on the basis of direction of the reaction. सीधे रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड, बैकवर्ड. O2 का मोल क्या हो गया, बढ़ गया. CO का मोल क्या हो गया, घट गया. O2 का वेट क्या हो गया, बढ़ गया. CO का वेट क्या हो गया, घट गया. यानी रिएक्शन के डायरेक्शन से हम मोल और वेट तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन डिसाइड नहीं करते. क्यों नहीं करते? अच्छा, इस क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में अगर आपको मजा आए तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमने तो थोड़ा गड़बड़ी समझ में आया था, आज समझ में आया. जरूर लिखना बेटा. आपके एक कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें आगे बताऊंगा. तो ध्यान रखना है. देखो होता क्या है, केसी का वैल्यू आप लिखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. सीओ का स्क्वायर बाई O2, सॉलिड से लेना देना नहीं. अब देखो केसी का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, केसी तो कांस्टेंट रहता है, केसी चेंज नहीं होता. अब अगर आपने कहा कि रिएक्शन का डायरेक्शन हो गया बैकवर्ड, सीओ घट गया. सीओ क्या हो गया बेटा, घट गया. O2 क्या हो गया, बढ़ गया. अगर सीओ घट गया, O2 घट गया, तो उनका रेशियो क्या कभी केसी आ पाएगा? चेक कर लो, क्योंकि केसी तो चेंज होना ही नहीं. गड़बड़ मत करना. सोचो, अगर सीओ, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड गई तो बैकवर्ड जाने से क्या सीओ घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा. O2 बढ़ेगा. तो अगर सीओ आपने घटाया, O2 को बढ़ाया, तो क्या इनका रेशियो कभी भी केसी के बराबर आएगा? नेवर, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. चेक करो, अगर ये केसी के बराबर नहीं आया, अगर ये केसी के बराबर नहीं आया, तो फिर तो गड़बड़ हो गया यार, हमने जो सोचा था तो गलत है. ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, इसमें एक टर्म होता है पार्शियल कंपनसेशन का. क्या टर्म होता है? पार्शियल कंपनसेशन. एग्जैक्टली में क्या होता है, जब आपने वॉल्यूम को घटाया, जब आपने वॉल्यूम को घटाया, सपोज आपको रिएक्शन में लिख देता हूं वापस, 2C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2CO गैस. ये देखो, मान लो इसका जो है 1 मोल है, इसका 2 मोल है. कहां पे? इक्विलिब्रियम पे. मान लेते हैं कि इसका 1 मोल था, 2 मोल था, और कंटेनर का वॉल्यूम था आपका 1 लीटर. अब अपन ने क्या किया, वॉल्यूम को घटाया. मान लो सपोज इफ V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल बाई 2, यानी हमने वॉल्यूम को घटाया था ना, हमने कह दिया वॉल्यूम को आधा कर दिए. जैसे ही वॉल्यूम को आधा करोगे, कंसंट्रेशन डबल हो गया. कंसंट्रेशन क्या हो गया? डबल. जब कंसंट्रेशन डबल हो गया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखते हैं. तो क्या हुआ कि मान लो आपन ने कहा कि C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2CO गैस. ठीक है, यहां कंसंट्रेशन डबल हो गया, तो यहां 1 माने थे, यहां 2 हो गया, यहां 4 हो गया. ये देखो, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन डबल हुआ तो ये हुआ. जब कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ? रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ? बैकवर्ड. बैकवर्ड हुआ तो यहां से 4 माइनस 2x, यहां से 2 प्लस x. चेक करो, अब Kc का वैल्यू लिखिएगा 4 माइनस 2x का स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स. अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने रिएक्शन को बैकवर्ड माना तो भाई रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया, आपने ये क्या कर दिया? रिएक्शन को कतई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. अगर प्रोडक्ट बैकवर्ड जा रही है तो प्रोडक्ट से हटा दो. केसी जैसे लिखते थे वैसे लिखोगे, क्योंकि आप इसको रिवर्स करोगे तो बेटा के इक्विलिब्रियम भी रिवर्स करना पड़ेगा, बात वही हो जाएगी, इसलिए मत रिवर्स करो. ये आ गया. अब देखो, अब सोचो कि अगर ये घटना है, यानी घटना है इसका मतलब किससे कंपेयर करोगे? बिगिनिंग वाले से. सीओ का बिगिनिंग में कितना था? 2 मोल. तो अगर 2x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, 2x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, तभी तो ये वैल्यू 2 से कम आएगी. चेक करो. और अगर 2x का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये देखो ये तो बहुत बढ़ गई. यानी केसी तुम्हारा क्या हो गया? सोचो भाई, अगर आप सोचो कि ये घटा दिए बढ़ा दिए तो केसी तो बेटा कम हो गया ना. हो ही नहीं सकता. तो अब ये हुआ कि हो ही नहीं सकता, तो फिर होगा क्या? तो होता क्या है इसमें कि देखो, जैसे आपने पहला फर्स्ट टाइम, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट, लिख लेना जो बोल रहा हूं.
अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी आपने कुछ भी किया हो, प्रेशर बढ़ाया हो, वॉल्यूम मिलाया हो, बढ़ाया हो, घटाया हो, इनर्ट गैस मिलाई हो, अगर उसके करने से जो भी आपने इफेक्ट किया, ध्यान सुन लेना बेटा, जो भी आपने किया है उसके करने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? दोनों साइड गैस होनी चाहिए, दोनों साइड अगर गैस है तो इसका मतलब दोनों साइड चेंज होगा। अच्छा, सॉलिड है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक एक गैस तो कम से कम होनी चाहिए। तो अगर दोनों साइड चेंज हो रहा है ना कंसंट्रेशन, तो ध्यान में दिमाग में बैठा लो, पार्शियल कंपनसेशन होगा, पार्शियल कंपनसेशन। अभी वो पार्शियल कंपनसेशन क्या है? पार्शियल कंपनसेशन मतलब कि जो पहले हुआ था वही नजर आएगा। पहले आपने क्या किया? वॉल्यूम घटा। पहले क्या किया? वॉल्यूम घटाया। वॉल्यूम घटाया, सबका कंसंट्रेशन बढ़ गया। वॉल्यूम घटाने से सबका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अच्छा, सबका कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो फाइनली बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब बढ़ गया, अब रिएक्शन गई तो घटने लगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना बढ़ गया था। यानी क्या दोनों का कंसंट्रेशन क्या नजर आएगा? बढ़ा हुआ। यानी चेक करो, अगर Kc की वैल्यू लिखोगे CO का स्क्वायर O2, चेक करो, चेक करो बेटा, तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसीलिए रेशियो कांस्टेंट रहेगा। चेक करो, यानी अगर हम ये कहें कि यानी 2x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होगी, तो क्या ये 4 - 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा? चेक करो, यानी कंसंट्रेशन CO का भी बढ़ेगा, O2 का भी बढ़ेगा। अब एकदम दिमाग में साला जो कि ये हो गया होगा कि यार ये क्या यार बेवकूफी है, हम लोग तो क्या पढ़े थे, क्या हो गया? ध्यान से, वो जो आप पढ़े थे या जो बुक में लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखा है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। कभी भी फिर समझो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो जो पहले होता है, पहले क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ गया, सबका बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर आप वॉल्यूम को यहीं पे बढ़ा देते, जैसे वॉल्यूम को बढ़ाओगे कंसंट्रेशन सबका घट जाएगा, तो घटा हुआ ही नजर आएगा। क्लियर है? देखिए, तो अब ये कह रहा है कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टू द राइट बाय द डिक्रीज्ड प्रेशर कॉज्ड बाय द रिडक्शन वॉल्यूम। भाई रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रही है, तो राइट टू लेफ्ट जा रही है। अच्छा, ए पार्ट देखो, द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय द इंक्रीज प्रेशर कॉज्ड बाय द रिडक्शन वॉल्यूम। ये तो सही लग रहा है, चेक करो। The equilibrium will be shifted to the left by the increased pressure caused by the reduction volume. ठीक है, the equilibrium will shift to the right by the, तो गलत हो जाएगा। See, the equilibrium will be shifted to the left by the increased pressure, ये बेकार। The equilibrium will be shifted to the right by the increased pressure caused by the reduction volume। क्या भाई गलत हो गया ना? तो ए आंसर हो गया। तो यहां से ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये तो इस तरह का क्वेश्चन तो आसान है। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लो ऐसा होता कि ये सब किया होता कि CO का कंसंट्रेशन घटेगा, O2 का बढ़ेगा, O2 का घटेगा, CO घटेगा, तो कैसे करते? ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर इसमें हम ये देखो ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, सपोज एक क्वेश्चन बना देते हैं, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। ये देखो, क्लियर? बोला एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ए पार्ट क्लियर? ठीक है बेटा, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बी पार्ट H2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सी पार्ट अमोनिया का कंसंट्रेशन घटेगा, डी पार्ट H2 का कंसंट्रेशन घटेगा। ये ऑप्शन है, चेक करते हैं, इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अब क्या हुआ कि आपने क्या किया है, आपने किया है प्रेशर को बढ़ा दिया है। देखो जैसे ही प्रेशर बढ़ा, वो भी इक्विलिब्रियम पे बात हुई है,
अगर इक्विलिब्रियम पे आपने प्रेशर को बढ़ाया है, इसका मतलब क्या वॉल्यूम घट गया होगा, चेक करो। और अगर वॉल्यूम घट गया, प्रेशर, पहले बात देखो, प्रेशर बढ़ाए हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो यहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। बोल समझना, ध्यान से समझना, रिएक्शन कहां होगी, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड होगी तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और N2 और H2 का घटना चाहिए। तो N2 H2 का घटना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अमोनिया का बढ़े, ये हो गया, एक बच रहा है। अगर मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 99%, बहुत 99% लोग डी टिक करेंगे। 99% लोग क्या टिक करेंगे, डी। और ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि अगर क्वेश्चन ये आता एग्जाम में तो आप क्या टिक करते। कसम खुदा की, झूठ मत बोलना, ठीक है। अगर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, 1 सेकंड लगेगा लिखने में कि सर मैं ए लिखता, सर मैं बी लिखता, सर मैं सी लिखता, बताना जरूर, तब मेरे को समझ में आएगा कि आपने भाई आपने क्या सीखा, इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा था उससे क्या सीखा। तो बात जरा समझिएगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम घट गया है। अच्छा, जब वॉल्यूम घट गया है तो क्या वॉल्यूम घटने से कंसंट्रेशन सबका बढ़ गया है? जब कंसंट्रेशन सबका बढ़ गया, यानी इसका भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, सडनली कंसंट्रेशन सबका बढ़ गया। और जब सबका कंसंट्रेशन बढ़ा और रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड, तो अमोनिया और बढ़ना, पहले ही बढ़ चुका था, फॉरवर्ड गई तो अमोनिया और बढ़ा, और N2H2 का कंसंट्रेशन घटने लगा, N2H2 कंसंट्रेशन घटने लगा। लेकिन जो इसके पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई उसमें क्या कहा था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो तो पार्शियल कंपनसेशन होता है। इसका मतलब जो पहले हुआ था वो पूरा कंपनसेट नहीं होगा। यानी पहले क्या हुआ था, कंसंट्रेशन बढ़ा था, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, कंसंट्रेशन घटने लगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना इसका बढ़ गया था। तो क्या नया कंसंट्रेशन N2H2 का क्या नजर आएगा, नया कंसंट्रेशन N2H2 का आपको बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। यानी फाइनल हम कहेंगे कि N2 का भी बढ़ेगा, H2 का भी बढ़ेगा, अमोनिया का भी बढ़ेगा। चेक करो, तो आंसर बोलो क्या हुआ, N2 का भी बढ़ा, H2 का भी बढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये लो, ये देखो, जो सोचे थे उसको उल्टा हो गया। देखो क्या भाई बात समझ आई? अच्छा ये कहो यार ये कैसे हो गया, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। देखो बस सोचने की बात है कि आपने सोचा क्यों नहीं अभी तक। चेक करना, ये केसी है। अगर आप कहते हो कि रिएक्शन गई फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गई, अमोनिया बढ़ गया। अच्छा अमोनिया बढ़ गया और आपको लग रहा है कि ये दोनों घट गए। अगर अमोनिया बढ़ा और ये दोनों घट गए तो ये रेशियो कभी केसी नहीं आएगा बेटा, सोच के देखो। अच्छा प्रेशर बढ़ाने से कोई केसी थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इसलिए अमोनिया बढ़ा तो ये दोनों भी बढ़ेंगे, तभी रेशियो केसी को मैच करेगा। मजा आया कि नहीं? देखो पार्शियल कंपनसेशन का शानदार क्वेश्चन है, क्लियर। इसको ग्राफ से भी बताया जा सकता है। अभी ग्राफ का कोई अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें ग्राफ बनता है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ये देखिए क्वेश्चन करा, फॉर द इक्विलिब्रियम CuSO4 दिस, ये दिया है, Kp का वैल्यू दिया है। करा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिस दिया है। तो कह रहा है कि भाई ध्यान से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी जब ये एफ्लोसेंट यानी कि वाटर को लूज करे। तो देखो एक बात समझना,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें मैं आपको बता दूं अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना तो एडवांस में आया ना मेंस में आया, इसलिए आ सकता है नया क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम निकालना है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इक्विलिब्रियम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड, उसका चेंज नहीं होता। तो यहां से देखो इस रिएक्शन का जो Kp दिया है, Kp का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, तो Kp का वैल्यू आप लिख पाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4। ये देखो, तो यहां से बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ये देखो, चेक करो, ठीक है। तो यहां ये आ गया। अब ध्यान से, अब इसमें आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, चेक करो, क्लियर, वाटर का वेपर प्रेशर भी दिया है। हाँ, तो वाटर का आपको, वाटर का क्या दिया है इसमें, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर हम लिखें कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये आपको दिया है 22.8 टॉर। अच्छा ध्यान रखना, टॉर और mmHg सेम होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 22.8 डिवाइड बाई 760 कर दोगे तो ये ATM हो जाएगा, और ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2। चेक करो, तो अगर हम ये कहें कि यहां से देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम ये दिया है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर -2, दिस डिवाइड बाई आप कर दो 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100। चेक करो, क्लियर, तो ये आ जाएगा 50%। चेक करो, सही है ना, देखो 50%, चेक करो, तो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई इक्विलिब्रियम पे। ओके, अब समझो इक्विलिब्रियम पे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है तो आपको देखना होता है कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, किस पे ये बैकवर्ड जाएगी, और आंसर आ जाता है। क्लियर, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना आ गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये वाटर लूज करेगा, कौन सा, CuSO4 5H2O, यानी ये अगर इसको वाटर लूज करना है तो वाटर लूज करने के लिए इसका डायरेक्शन कहां होना चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। चेक करो, अगर इसको वाटर लूज करना है तो रिएक्शन कहां होना चाहिए, फॉरवर्ड। अगर इसको वाटर लूज करना है तो रिएक्शन कहां होना चाहिए, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड होना चाहिए, अब फॉरवर्ड कैसे होगा सोचो, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पे जो इसका प्रेशर है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, अगर उससे कम प्रेशर हो जाए तो क्या इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड जाएगी। चेक करो, अगर मान लो इसका प्रेशर बोल दिया जाए कि इसका प्रेशर 1.5 की जगह 1 इंटू 10 की पावर -2 है, तो इक्विलिब्रियम में तो बेटा 1.5 ही चाहिए ना, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड ही तो जाएगी। तो क्या पार्शियल प्रेशर अगर कम हो जाए, चेक करो, अगर पार्शियल प्रेशर कम हो जाए तो उस पार्शियल प्रेशर को फुलफिल करने के लिए क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये वाला जो वैल्यू है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो अपन क्या चेंज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, अगर उसको हम कम कर दें जो इक्विलिब्रियम पे है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। अच्छा, कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से कम हो जाएगी, तो लेस देन 50% कहीं दिख रही है, ये देखो, चेक करो। अच्छा, अगर ये बोलता कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए ये सॉलिड वाटर को एब्जॉर्ब करता, अगर वाटर को एब्जॉर्ब करना होता तो रिएक्शन कहां जाती, बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड कब जाती, जब इक्विलिब्रियम प्रेशर 1.5 इंटू 10 की पावर -2 से ज्यादा होता, क्योंकि अगर 1.5 इंटू 10 की पावर -2 से ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम में तो 1.5 चाहिए, यानी ये प्रेशर को घटाना चाहेगा, और घटाते ही रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। यानी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से ज्यादा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। क्या भाई बात समझ में आई, तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 Kp2 दो रिएक्शन दिए हैं, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, चेक कर लो बेटा। तो आपको क्या दिया है, x से 2y एक रिएक्शन दी है और एक z से p प्लस q अगली रिएक्शन दी है। कह रहा अंदर रेशियो देखो, Kp1 और Kp2 का रेशियो 1:1 दिया, यानी इसका Kp1 इसका Kp2, चेक करो बेटा, ठीक है, यानी Kp1 बाई Kp2 का वैल्यू 1/9 है। ओके, कह रहा है इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z बी इक्वल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बेटा, इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट दीज इक्विलिब्रियम विल बी। देखो एक बात समझो, अगर यहां पे 1 माइनस अल्फा, यहां 2 अल्फा लिखिएगा, देखिए, और यहां पे आप लिखिएगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा अल्फा, चेक करो, क्या भाई बात क्लियर हो रही है, क्लियर। तो ऐसा लग रहा है कि यार अल्फा तो दोनों में सेम है, तो प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी दोनों का, केपीआई अलग अलग है। देखो तो होगा क्या, अगर हम Kp1 की बात करें, पहले लिख लो, Kp1 कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ x। पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल मोल्स कितने हैं, 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, तो टोटल मोल्स, तो यहां से क्या लिखिएगा, 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, इसका हो गया देखो मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर, मान लीजिए P1 का स्क्वायर, दिस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा P1, चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P1 बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, चेक कर लो बेटा। इसी तरह Kp2 की बात करेंगे, Kp2, तो यहां देखो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, उसका भी अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू प्रेशर P2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो यहां से आप देखिएगा कि आएगा अल्फा स्क्वायर P2 बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये देखो दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो Kp1 बाई Kp2, चेक करो, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो Kp1 बाई Kp2, चेक करो, Kp1 बाई Kp2 क्या आएगा, चेक करो, तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 4P1 बाई P2 का वैल्यू 1/9, तो यहां से आप देखिएगा कि P1 बाई P2 का वैल्यू 1/36 आ जाएगा, चेक करो बेटा, क्लियर, तो 1/36 क्लियर है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अमोनिया एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एंड CO2 एट अ प्रेशर ऑफ 20 atm आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड चैम्बर इफ द Kp ऑफ द रिएक्शन दिस, ये Kp दिया है, देखिए कह रहा है अमोनिया का प्रेशर 10 है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 10 है, क्लियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बेटा कितना है, 10, पार्शियल प्रेशर अमोनिया जो है ये आपको 10 दिया है, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो आपको दिया है वो दिया है 20 atm, ओके, ठीक है, इक्विलिब्रियम Kp का वैल्यू दिया है 2020। सो अगर हम इसमें ये निकालें कि यार रिएक्शन का Qp क्या होगा, Qp समझते हो ना, मतलब किसी भी टाइम, तो Qp जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप पार्शियल प्रेशर अमोनिया का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर अमोनिया कितना है 10 का स्क्वायर इंटू 20, तो यहां से आप देखोगे कि ये कितना आएगा, ये आएगा 2000, यानी क्या Qp का वैल्यू लेस देन Kp है, क्या Qp का वैल्यू लेस देन Kp है, अगर बेटा Qp का वैल्यू लेस देन Kp है, समझो अगर Qp का वैल्यू लेस देन Kp है तो क्या ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, अच्छा ये फॉरवर्ड जाएगी तो बिगिनिंग में तो हमने ये और ये मिलाया है, तो ये और ये मिला के कभी भी बैकवर्ड नहीं जा सकती, कभी भी अगर बैकवर्ड नहीं जाएगी तो आप क्या किसी भी टाइम पे, इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया और CO2 कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे,
अगर अमोनिया और CO2 कभी रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब किसी भी टाइम पे प्रेशर देखोगे तो प्रेशर तो 30 atm ही आएगा। तो एक कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझिएगा कि भाई ये कह रहा है कि स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, ये देख स्टेटमेंट वन, अमोनिया एट अ प्रेशर ऑफ 10 this into this reaction is to this, the total pressure after a long time is less than 30। चेक करो, टोटल प्रेशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लेस देन 30। बोलो सही है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब अमोनिया और CO2 आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो प्रेशर घटने का कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी टाइम पे प्रेशर देखोगे इस क्वेश्चन में तो 30 ही आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गया। चेक करो स्टेटमेंट 2 क्या है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम दोनों साइड से आ सकता है, यानी पहला गलत और दूसरा सही। तो पहला गलत दूसरा सही चेक कर लेना कौन सा है, ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही, ये हो गया ना, ये चेक करो, समझ में आ गया, देख लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन N2 गैस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। चेक करो बेटा, गिव्स 2 अमोनिया गैस। यहां से बात जरा समझो, डेल्टा H लेस देन 0 एट P एंड T सब गिवन है। अब एक बात समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, 4 ग्राफ आपको बनाने हैं, कौन सा होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, डेल्टा H जो है इसका नेगेटिव है, यानी एंथैल्पी नेगेटिव है, ठीक है। कह रहा है ये यील्ड है। अब आपको कह रहा है कि इसमें आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, देखो होता क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो और के इक्विलिब्रियम बढ़ जाता है, इसका मतलब होता है डेल एच क्या है, पॉजिटिव, एंड इफ डेल एच निगेटिव होगा तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, ये एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या है, एंथैल्पी क्या है, निगेटिव। तो लेकिन ध्यान रखना एक चीज और होती है बेटा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा बढ़ता है, जब अपने सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो क्या होगा कि जब आपने टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 किया, T2 का वैल्यू ग्रेटर देन T1 है, तो जो बिगिनिंग से इक्विलिब्रियम तक, जीरो से लेके इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम में ही इक्विलिब्रियम डिफाइंड होता है ना, जीरो से लेके इक्विलिब्रियम तक रेट कांस्टेंट के होगा, फिर के इक्विलिब्रियम आएगा। तो जीरो से लेके इक्विलिब्रियम तक रेट कांस्टेंट के किसका ज्यादा होगा, T2 वाले का। यानी ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट से रिएक्शन चलती है इक्विलिब्रियम आने के पहले तक, तो T2 टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम के पहले तक, और इक्विलिब्रियम के बाद देखोगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, T1 पे बढ़ गया होगा। तो यहां से देखो इस ग्राफ को देखो, यहां पे T2 वाला देखो, यहां पे मान लो इक्विलिब्रियम है, तो यहां देखो इक्विलिब्रियम के पहले तक T2 पे ज्यादा है और इक्विलिब्रियम बाद T1 पे ज्यादा है। ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लो IIT का क्वेश्चन। यानी क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद देखोगे तो लोअर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो लोअर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतना अमोनिया ज्यादा आएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम के पहले की बात करो तो इक्विलिब्रियम के पहले क्या होगा, ध्यान से, इक्विलिब्रियम के पहले होगा कि जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी यील्ड ज्यादा होगी। तो रेट कांस्टेंट T2 पे ज्यादा होगा, इसलिए T2 पे यील्ड ज्यादा होगी। क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर है? देख लो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फेज डायग्राम ऑफ CO2 इज शोन एज फॉलोइंग बेस्ड। ये फेज डायग्राम दिया, देखिए सबका फेज डायग्राम आपको याद हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन फेज डायग्राम से दे तो समझना पड़ेगा। ये दिया है, यहां 4 ऑप्शन लिखे, हो सकता है मोर देन 1 हो, तो अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके समझ लेंगे। तो देखो पहला, देखो एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए और इसका वैल्यू 1 atm हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 atm।
यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर 1 atm होना जरूरी है, इस पे नहीं है, ध्यान रखना। ओके, करा ए ऑप्शन 298 द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर क्या होना चाहिए 1 atm, तो 298 कह रहा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो 298 पे प्रेशर तो 67 है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। चेक करो बी पार्ट, एट 1 atm, चेक करो बेटा 1 atm यहाँ पे एट 1 atm 190 केल्विन CO2 विल एग्जिस्ट एज गैस। देखो यहाँ पे आप ये वाला पूरा पार्ट यानी 190 के इधर वाला पूरा गैस है, तो 190 1 atm पे इधर जाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा, चेक करो यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा सॉलिड, यानी ये भी गलत है। चेक करो क्योंकि 195 पे है ना इक्विलिब्रियम, 190 के पहले इधर आ जाओगे इस लाइन के इधर, तो उधर क्या है बेटा सॉलिड है, तो यानी कि सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, बी गलत हो गया। सी नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर कहां गया, सी CO2 सॉलिड विल सबलाइम, CO2 सॉलिड विल सबलाइम का मतलब CO2 गैस में एग्जिस्ट करेगा, CO2 सॉलिड विल सबलाइम एबव 195। चेक करो एबव 195 में देखो गैस बन रहा है, चेक करो, तो सही हो गया है सी। चेक करो डी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। करा प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। चेक कर लो प्रेशर बढ़ाओगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो यहां सॉलिड है ये लिक्विड, ये है मेल्टिंग पॉइंट की लाइन, ये देखो, तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर देखो, जैसे यहां पे 67 पे आप देखो ये टेम्परेचर आएगा, और 73 पे देखोगे तो ये आएगा, यानी क्या ये इस लाइन में देख रहे हो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम वाली लाइन ये है, इस लाइन में जो भी टेम्परेचर आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो 67 पे इतना 73 पे इतना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी ये भी सही हो गया, तो सी और डी आंसर हो गया। चेक करो क्या भाई बात समझ में आई, नोट करो। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशन। इक्विलिब्रियम है बेटा, पहला डेल्टा H डिपेंडेंट ऑन T, DHO डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन T, डेल्टा H बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर, किरचॉफ्स इक्वेशन अगर आपको याद हो, थोड़ा मोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, तो डेल H2 माइनस डेल H1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp, याद करो। क्लियर, तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। करेक्ट, K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट, इंडिपेंडेंट, चेक करो इंडिपेंडेंट, क्लियर, करेक्ट पूछा ना, इंडिपेंडेंट बिल्कुल सही है। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ, K का वैल्यू तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बेटा, तो अब बाकी किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता। K इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, गलत। डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटालिस्ट इफ एनी, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटालिस्ट, सही है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा H होता है वो होता है बेटा EAF माइनस EAB, याद करो। और कैटालिस्ट के मिलाने से जितना एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का घटता है उतना ही बैकवर्ड का घटता है, तो डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है, यानी डेल H का वैल्यू कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो कैटालिस्ट से इंडिपेंडेंट होगा। तो आंसर जो हुआ आपका A और D हो गया। देख लो, ये मत कहना ये मल्टीपल है, फिर वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। करा इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम x मोल ऑफ द रिएक्टेंट A डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ C&D। देखो एक बात समझो, जो लैंग्वेज लिखी है ना, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब इस तरह है बेटा, ये देखो, ये देखो ऐसे है। अगर इसका A मोल मान लें और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो इसको लिखोगे A अल्फा बाई एक्स, A अल्फा बाई एक्स, ये देखो चेक करो। अब ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज एट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये कि कह रहा है x का क्या वैल्यू होना चाहिए
कि जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो, यानी अल्फा में ए का टर्म ना आए, यही तो क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, इसका केसी लिखते हैं, तो ये आप लिखिएगा ए अल्फा बाई एक्स का स्क्वायर बाई ए वन माइनस अल्फा की पावर एक्स। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा ए की पावर 2 माइनस एक्स, चेक करना, ए की पावर 2 माइनस एक्स, क्लियर। तो इधर आ जाएगा आपका अल्फा बाई एक्स का स्क्वायर दिस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा की पावर एक्स। ये देखो, अब ये केसी है, अगर इस के भाई अल्फा इसी एक्सप्रेशन से आएगा, केसी का वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई, जो केसी है वो कांस्टेंट है, अगर इसमें ये गायब हो जाए तो आंसर आ सकता है, यानी अगर इसको वैल्यू 0 कर दो, देखो तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू अगर 0 कर दें तो यहां से एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा और आंसर आ गया। ये देखो, दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि भाई इनिशियल ये कब गायब होगा, जब डेल्टा एनजी 0, तो अगर डेल्टा एनजी देखोगे, अगर आप डेल्टा एनजी देखोगे तो 2 माइनस एक्स आएगा और इसको 0 पुट कर दो तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, आंसर आ गया। देखो क्या भाई बात समझ आई, नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन करा, द डिकम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द इक्विलिब्रियम Cl2 से 2Cl 1470 Kelvin may be determined by the rate of diffusion of mixture through a pinhole. It is found that this mixture diffuses 1.1 times as fast। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें गैसियस स्टेट और इक्विलिब्रियम को मिक्स किया गया है। करा मिक्सचर डिफ्यूजेस 1.16 टाइम्स एज फास्ट एज क्रिप्टॉन, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि जो आर मिक्सचर है वो 1.16 टाइम्स आर क्रिप्टॉन के बराबर। मिक्सचर का मतलब इन दोनों का मिक्सचर बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, देखो ये दिया है, तो आर मिक्सचर बाई आर क्रिप्टॉन का वैल्यू 1.16 है, क्लियर है, चेक करो, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां से Cl2 जो है 2Cl में गया, 1 माइनस अल्फा, यहां से 2 अल्फा। ये देखो क्या होता है कि एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल मास कंजर्व कराना होता है। बिगिनिंग का मास कितना था, फाइनल का मास कितना था, तो देखो टोटल मोल्स यहां से क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये आ गए 1 प्लस अल्फा। चेक करो, सो अगर आपको अल्फा निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर या वेपर डेंसिटी दी है, तो देखो अपन क्या कहेंगे कि वेट ऑफ Cl2 एट T इक्वल टू 0 इक्वल टू वेट ऑफ मिक्सचर। क्यों, वेट चेंज नहीं होता। तो बिगिनिंग में मोल कितना था 1, तो 1 इंटू 71, देखो बिगिनिंग का वेट हो गया। फाइनल मिक्सचर के मोल्स हैं आपके 1 प्लस अल्फा, और अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का पता हो तो आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो भाई, ये पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, अच्छा वेपर डेंसिटी पता हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो अगर वेपर डेंसिटी बराबर कर दो अल्फा का वैल्यू आ गया। इट इज द थ्योरी, क्लियर, ओके। अब यहां से जो दिया इसका क्या करें, तो देखो यहां से आप जो गैसियस स्टेट में ग्राहम से डिफ्यूजन लॉ होता है उसको आप क्या लिखते हो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 यानी M क्रिप्टॉन बाई M मिक्सचर। ये देखो चेक करो, क्लियर, क्या भाई बात समझ में आ गई। अब यहां से अगर हम ये कहें कि R मिक्सचर बाई R क्रिप्टॉन का वैल्यू आया 1.16, दिस इज इक्वल टू, यहां से लिखे 83.8 बाई M मिक्सचर। बोलो क्लियर है, देख लो। अब इसका दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.3456 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू
83.8 बाई m मिक्सचर। ये देखो, अब इसका स्क्वायर ये आया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर को याद होगा इसीलिए सर ने लिख दिया, नहीं, इसके मेथड हैं स्क्वायर करने के, किसी का भी स्क्वायर करना, किसी का भी अंडर रूट निकालना, इन सब के अलग अलग मेथड हैं। इसको बोलते हैं बेटा वैदिक मैथ्स, ठीक है, मेरे को आती है थोड़ी मोड़ी, ठीक है। तो अगर आप वैदिक मैथ्स सीखना चाहते हैं, अगर आप वैदिक मैथ्स सीखना चाहते हैं, तो जितने लोग लेक्चर देखेंगे हर बच्चा कमेंट करेगा कि सर थोड़ा वैदिक मैथ्स सिखाइए, तो मैं एक आपकी अलग से क्लास लूंगा वैदिक मैथ्स की, जिसमें आपको मैं स्क्वायर करना, किसी का किसी से मल्टीप्लाई करना, बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है, ओके। तो यहां से बेटा, यहां से क्या m मिक्सचर का वैल्यू आ जाएगा 83.8 बाई 1.3456। अच्छा, एक बार m मिक्सचर आ गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। 1 इंटू 71, 1 प्लस अल्फा इंटू m मिक्सचर का वैल्यू रख दीजिएगा, अल्फा रख दीजिएगा, तो लगभग 14% अल्फा आएगा। बेसिकली 0.14 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 14% आ जाएगा। फ्रैक्शन में पूछा हो तो फ्रैक्शन में लिख दो, परसेंटेज में पूछा हो परसेंटेज में लिख दो। क्या कर लीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है 2a गैस प्लस b गैस, k का वैल्यू दिया है। इनिशियली ओनली a एंड b आर प्रेजेंट इन द कंटेनर एंड मोल्स ऑफ a एंड b एट t इक्वल टू 0, 4 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। a का मोल बेटा 4 दिया है, इसका 2 दिया है, ओके। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a एट इक्विलिब्रियम इज दिस, ये कंसंट्रेशन दिया है a का, देन फाइंड p प्लस q माइनस 2, ठीक है, ओके। गिवन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 100 लीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट भी है इसमें बहुत बढ़िया। 2a गैस प्लस b गैस के इक्विलिब्रियम 3c गैस। देखो यहां पे k का वैल्यू देखो कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 9। जब कभी k का वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा हो, समझ लेना रिएक्शन 100%, ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चली गई। लेकिन अगर ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चली गई तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई। अगर मान लो आपने 100% करा दी, तो इसका जो k इक्विलिब्रियम है, अगर हम ऐसे लिख दें कि यार c का क्यूब बाई 0, चेक करो भाई, a और b को अगर 100% फॉरवर्ड ले गए तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहां जीरो करेंगे। अच्छा, ये जीरो को आपने नीचे रखा है। अच्छा, ये जीरो हमारे पूर्वज हैं, क्या है, पूर्वज, आर्यभट्ट जी ने बताया। तो ये और हमारे संस्कार, हिंदुस्तान के संस्कार ये कहते हैं कि पूर्वजों को जीरो नहीं रखते, इसलिए इंडिया में ऐसा डिफाइंड नहीं है। पूर्वजों को तो हम यार माला चढ़ाते हैं ना दीवार में लटका के, याद करो, ठीक है। तो इसलिए अपने इंडिया में ये डिफाइंड नहीं है। बाहर कहोगे तो इनफाइनाइट बोल देते हैं, जीरो से डिवाइड करो, इनफाइनाइट नहीं, इंडिया में डिफाइंड नहीं है, संस्कार है बेटा ना, ओके, क्लियर। तो अब ये हुआ कि इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 0 है, तो होगा क्या, क्योंकि k इक्विलिब्रियम तो 10 की पावर 9 है, इसका मतलब ये तो ऑलमोस्ट कहां फॉरवर्ड। अगर ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड है तो इसमें लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग कौन है बेटा, दोनों ही दिख रहे हैं, देखो 4/2, 2/1। तो अगर ध्यान सुनना, ध्यान से, स्पेशल कॉन्सेप्ट है इसमें, कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोल रेशियो सेम हो, 2:1, 2:1, अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोल रेशियो सेम हो तो वो जो रेशियो होगा मोल का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितना रिएक्शन हो जाए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। तो अपने को करना क्या है इस तरह क्वेश्चन में, कि जैसे k का वैल्यू 10 की पावर 3 है, तो ऑलमोस्ट पूरा करा दो, पूरी खत्म करा दो a और b को, ठीक है, जब दोनों ही लिमिटिंग होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक ही लिमिटिंग हो, तो जो लिमिटिंग होगा उसको जीरो को टेंड कराएंगे। अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा। तो यहां से क्या होगा कि ये और ये खत्म होंगे, तो अच्छा 1 से 3 जा रहा है, तो 2 से बेटा ये 6 बन गया होगा। अच्छा, ये 0 मत लिखना, इसको y लिख दो। अच्छा, y जो है, y टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है बट टेंडिंग टू 0 है। अच्छा, ये y बचाना, तो ये 2y बचाना पड़ेगा, ध्यान रखना 2y बचाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा 2:1 में आएगा। अच्छा, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है, देखो 2 और 1 3, तो इसमें वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं होगा, वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां से आप लिखिएगा 2 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू लिखना बेटा 6 का क्यूब बाई 2y का स्क्वायर y। चेक करो, तो यहां से 2 इंटू 10 की पावर 9 6 का क्यूब चेक करो, तो यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 6 कर लेना बाई 4y क्यूब। चेक करो, ठीक है बेटा, बात क्लियर? कोई डाउट हो तो बताना। तो यहां से आप लिख सकते हो, तुम्हारे को बता दें, यहां से लिख दो 8/6 का क्यूब इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 1/y क्यूब। तो यहां से आप देखोगे कि जो y क्यूब की वैल्यू आएगी वो 6/8, 6 का क्यूब 8 इंटू 10 की पावर -9। तो यहां से आप लिख सकते हो 6/2 का क्यूब इंटू 10 की पावर -9। तो y का वैल्यू आ जाएगा, चेक करो, 3 इंटू 10 की पावर -3। चेक कर लो y का वैल्यू। अब आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? 2y। कंसंट्रेशन ऑफ ए 2y नहीं है, ध्यान रखना 2y तो मोल है। तो ए का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? 2y/100। तो यहां से 2y तो 6 इंटू 10 की पावर -5 हो गया ना बेटा, चेक करो, -3 100, तो 6 इंटू 10 की पावर -5। तो यहां से p इंटू 10 की पावर -q है, तो p हो गया 6, q हो गया -5, यानी q का वैल्यू हो गया 5। चेक करो। अच्छा, p प्लस क्यू माइनस पूछा था, p प्लस क्यू -2, तो p हो गया 6, तो 6 5 11, 11 में 2 9, यानी इसकी जो वैल्यू आई ये कितनी हो गई? 9। चेक कर लेना बेटा, p प्लस क्यू -2, चेक करो, क्लियर है? देख लो। अच्छा, अगर मान लो, अभी बात कर रहे थे कि अगर मान लो ऐसे रिएक्शन होता कि H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, K का वैल्यू मान लो दिया है 10 की पावर 8, इसका दिया है 4 मोल, इसका दिया है 2 मोल्स। ओके, कहता फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम का वैल्यू दिया है 10 लीटर सपोज। ओके, तो देखो ध्यान से, यहां पे अब आप लिमिटिंग देखो, H2Br2 में लिमिटिंग कौन है? Br2। चेक करो, K का वैल्यू बहुत ज्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड। तो करना क्या है आपको समझना, करना यह है कि H2 प्लस Br2 जो ये रिएक्शन है 2HBr, इसमें आपको क्या करना है? 4 और ये 2 और ये 0, तो ये y मानना है। जो लिमिटिंग है उसको खत्म करा दो, लेकिन खत्म का मतलब खत्म तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा बच गया, वो y है। अच्छा, इसका कितना खत्म हो जाएगा बेटा? 4 - 2, क्योंकि खत्म तो पूरा ही होगा, 1 से 2, तो ये कितना बन जाएगा? 4। अच्छा, 10 टू द पावर 8 का वैल्यू लिख देना 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई। क्या यहां से y निकाल लीजिएगा? y का वैल्यू जो आ जाएगा, y का वैल्यू चेक करो, 16, ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -8। तो जो Br2 का कंसंट्रेशन आएगा मोल्स बाई वॉल्यूम, तो 8 इंटू 10 की पावर -9। चेक करो, समझ में आ गया? तो अगर दोनों लिमिटिंग हैं, दोनों लिमिटिंग तभी होंगे जब मोलर रेशियो और स्टाइकोमेट्रिक रेशियो सेम होगा, तो उसमें उसी रेशियो में y और 2y या y और 3y मानना है, और एक लिमिटिंग होगा तो ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार। करा अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स एट दिस इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सोचो तो इसका प्रेशर अगर 2p होगा तो इसका प्रेशर p रहा होगा। भाई 2:1 है ना, तो जब डिकम्पोज करेगा तो ये 2 ये p, ठीक है, तो 2p और p मान लिए। तो kp का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? kp का वैल्यू लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो यहां से लिख सकते हो 2p का स्क्वायर इंटू p, तो यहां पे क्या लिख दोगे? 4p क्यूब। देखो क्लियर, 4p क्यूब आ गया। अब ये कह रहा है कि अमोनिया इज एडेड, यानी इक्विलिब्रियम में अमोनिया ऐड किए, अमोनिया इज एडेड। जब अमोनिया ऐड करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। अमोनिया इज एडेड सच दैट partial pressure of ammonia now equals to original total pressure. Calculate the ratio
ऑफ टोटल प्रेशर नाउ टू इक्विलिब्रियम एज पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू पूछा है। अब ध्यान से, अच्छा पी बाई क्यू लिखा है ना, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, P1 ले लेते हैं बेटा, ठीक है, जिससे क्योंकि P और Q वहां भी यूज किया तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब एक बात समझो, जब आपने अमोनिया ऐड किया, ध्यान से समझना बेटा, गड़बड़ मत करना ना, क्योंकि गड़बड़ किए तो गलत हो गया, ठीक। तो यहां से अपन क्या करना है कि अगर अपन ने यहां पे अगर अपन ये कहें कि NH2CONH4 सॉलिड गिव्स 2 अमोनिया प्लस CO2, ये सॉलिड है या गैस? ये गैस। बिगिनिंग में इक्विलिब्रियम था तो ये 4p1 क्यूब आ गया, 2p1 p1। जब आपने अमोनिया ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड गई। अब बैकवर्ड गई तो अब 2:1 में नहीं होगा बेटा, क्योंकि जब आपने इसमें मिला दिया ना तो ये बैकवर्ड गई, तो अब 2:1 में नहीं। तो मान लीजिए इसका प्रेशर PXPY ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, PXPY है, PX अमोनिया का प्रेशर है, PY CO2 का प्रेशर है, कौन से नए इक्विलिब्रियम पे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर है वो ओरिजिनल प्रेशर के बराबर है, यानी Px का वैल्यू है 3p1 के बराबर। चेक करो, लिखा हुआ है कि जो अमोनिया का प्रेशर है वो ओरिजिनल प्रेशर कितना है भाई, 2p1 इसका माने थे, p1 इसका माने थे, तो टोटल प्रेशर कितना था बेटा, 3p1, ये आ गया। अब देखो kp का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, तो kp का वैल्यू यहां लिख पाइएगा px का स्क्वायर py, चेक करो, एंड दिस इज इक्वल टू 4p1 क्यूब, ये देखो, और px का वैल्यू क्या है, 3p1, चेक करो, तो यहां से अगर हम 3p1 लग देंगे तो 9p1 स्क्वायर हो जाएगा, और py का वैल्यू आ जाएगा 4p1/9, ये देखो, py का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट न्यू इक्विलिब्रियम। अब कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ टू द ओरिजिनल प्रेशर। टोटल प्रेशर भी कितना, px प्लस py, टोटल प्रेशर नाउ का मतलब अभी, टोटल प्रेशर नाउ तो ये है px प्लस py। अब ओरिजिनल प्रेशर क्या है, ओरिजिनल प्रेशर क्या है, अब इसलिए 3p1, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेशियो p/q लिखना है, तो यहां से देखना क्या लिखोगे, p/q का वैल्यू लिखोगे px प्लस py बाई 3p1, ये देखो, px का वैल्यू आपको पता है 3p1, py का वैल्यू 4p1/9, तो यहां से 3p1 4p1/9, चेक करो, 4p1/9 है बेटा वो, एंड दिस डिवाइडेड बाई 3p1, देख लो, यहां से ले नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा 27 4 31, चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ मत करना। तो यहां से p/q का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 31/927, चेक करो, p प्लस q पूछा है तो p ये हो गया, q ये हो गया, कर लेना, यहाँ थोड़ा याद नहीं है, 4 यहाँ पे क्या है 4p1/9, आगे लिख देते हैं, लो, तो यहां से p/q का वैल्यू आया है px प्लस py बाई 3p1, px का वैल्यू है 3p1, py का वैल्यू है 4p1/9 बाई 3p1, यहाँ से आ गया 31p1/3p1 टू 9, तो यहाँ से 31, चेक करो, 31/27, तो P का वैल्यू हो गया 31, Q का वैल्यू 27, तो आपसे पूछा था P प्लस Q, तो इसका वैल्यू हो गया 31 प्लस 27 58। चेक करो बेटा, क्या भाई कहानी क्लियर, समझ में आ गया सबको? देख लो अगला क्वेश्चन, देखिए, अरे अपने नाम पे क्वेश्चन है, तो RRD sir had a great interest in performing the experiment when used to study ITBHU. One he saw, देखो ये किसी अपने भक्त ने क्वेश्चन बनाया है, ऐसा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब आप इतना पढ़ के जाते हो ना, जब आप कोचिंग करते हो तो बहुत पढ़ते हो, फिर IIT में थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5, देखो PCl5 का डिसोसिएशन अगर देखोगे
तो ये आएगा PCl3 प्लस Cl2। क्लियर? यहां से अगर इसका 1 मोल मान लें, अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा 1 प्रेशर P1 मान लें, तो Kp का एक्सप्रेशन आता है अल्फा 1 स्क्वायर P1 बाई 1 माइनस अल्फा 1। चेक करो, ये आता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि कंक्लूड दैट इट वाज 40% डिसोसिएटेड। 40% यानी अल्फा 1 का वैल्यू 0.4, अल्फा 1 का वैल्यू क्या है 0.4। चेक करो, 40% डिसोसिएटेड एट 4 ATM। क्या अल्फा 1 का वैल्यू दिया है, P1 का वैल्यू दिया है, P1 का वैल्यू आपको दिया है बेटा 4 ATM। क्या यहां अल्फा 1 और P1 जब आप रख दोगे तो क्या Kp का वैल्यू निकल आएगा? कहानी क्लियर हो गई? Kp का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एट विच ही विल सी 80% डिसोसिएशन। 80% डिसोसिएशन के लिए अच्छा Kp तो वही रहेगा, Kp तो चेंज होता ही नहीं। तो इसी Kp को अगर हम ये लिख दें अल्फा 2 स्क्वायर बाई P2 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर, ये देखो। अच्छा अल्फा 2 का वैल्यू कितना लेना है आपको? अल्फा 2 का वैल्यू लेना है 0.8। चेक करो, तो बेटा अल्फा 2 का वैल्यू 0.8, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो क्या P2 ही तो अननोन है? देखो चेक कर लो, तो P2 अननोन है, इससे हम P2 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। है आसान? क्या भाई बात क्लियर हो गई? ठीक है, लेक्चर देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, ये जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा। चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।